अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैब भट्ट है और आज जो पुकार आप सुन रहे हैं वो बराह रास्त है लाहौर के नासिर बाग से। यहाँ अवामी नुमाइंदे भी हैं जो मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ अवाम भी हैं जिनकी पुकार आज आप सुनेंगे। लाहौर का ये नासिर बाग है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा के फ़ौरन वो पुकार आप तक भी और अपने जो गेस्ट हैं उन तक भी पहुँचाऊँगा। ज़ैनब उमैर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करती हैं। अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे साथ उस्मा मलिक साहिबा हैं जो फ़ाइज़ा मलिक साहिबा, माफ़ी चाहता हूँ, फ़ाइज़ा मलिक साहिबा हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। अमना उल्फत साहिबा हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को रिप्रेजेंट करती हैं। ये लाइव शो है, बराह रास्त है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और हमको और सबको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लाइव की बातें हैं, तो बिल्कुल किसी देर के बगैर मैं आवाम से उनका सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे पास यहाँ ख़वातीन और हजरात दोनों मौजूद हैं, तो ख़वातीन की साइड से पहला सवाल हम लेते हैं। जी बेटे, आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल ज़ैनब साहिबा से है जी ठीक है। लाखों घर, हज़ारों नौकरियां देने के वादे कहाँ गए? कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी नौकरी के लिए पाकिस्तान आए? कहाँ गए वो वादे जो आपने किए थे? सवाल उनका मेरे ख्याल से मुझे समझ में आ गया। वो पूछ रही हैं वो वादे जो उनसे थे वो कहाँ गए जो आपने किए थे। वैसे अब बड़ा मुश्किल हो गया इनका जवाब देना। क्या कहती हैं आप मैडम ज़ैनब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने ये जो बात दुरुस्त कही, इसका जवाब देना पिछले 3 सालों में बहुत मुश्किल था। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि इसका जवाब अब कम से कम आसान हो गया है। वो आसान इसलिए हो गया है कि आपने जो अभी मेरे से सवाल किया कि नौकरियाँ और वादे कहाँ गए, ये सारे वादे तब पूरे होते हैं जब आपकी मईशत, आपका मुल्क, आपकी तमाम जो मुल्क की सिमत कम से कम जो है वो दुरुस्त तरफ चल पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पिछले 3 साल में हम लोगों ने मुश्किलें काटी थी वो हम लोगों ने काट ली हैं। और आप लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो मुश्किलें कितनी ज़्यादा थी। अब आप ये देखिए कि अगर जो आपका डेवलपमेंट वर्क हो रहा है वो सिर्फ अगर हम लाहौर, चूँकि हम लाहौर में बैठे हुए हैं, हम अगर उसकी बात करेंगे तो आपका पूरे लाहौर में हर तरफ आपको डेवलपमेंट वर्क नज़र आएगा। और अगर आप किसी, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट बिजनेस की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जारी बात है जब आप फ्लाईओवर्स बनाते हैं, जब आप इस तरह के काम करते हैं तो जारी बात है कोई फरिश्ते आके नहीं करते, फरिश्ते आके वो नहीं करते काम। जारी सी बात है वो लोगों की नौकरियां और लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती है जिसके ऊपर आप लोगों को ये मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा मैडम ज़ैनब, क्योंकि यही वाली बात जब ये लोग करते थे तो बड़ा बुरा लगता था। मैडम अज़मा, आप कुछ कहना चाहेंगी? शुक्रिया। पहले तो मैं बहुत अच्छा एक फेस्टिवल जो सजाया है उसमें, और ख़वातीन के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं, तो इसके ऊपर जिब्रान साहब, बिल्कुल जिब्रान साहब को मैं इसके ऊपर शाबाश भी देना चाहती हूँ और मुझे खुशी हुई देख के। अब जहाँ तक बच्ची के सवाल की बात है, बेटा पहले तो दुरुस्त कर लो, करोड़ों नौकरियाँ मिलनी थी हमें, और उन करोड़ों नौकरियों का आलम यह है जो अभी ज़ैनब ने हमें अपनी दुख भरी कथा सुनाई है। उस दुख भरी कथा का सच ये है कि आपने 80 लाख से ज़्यादा लोग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान में 3 साल में बेरोज़गार हुए हैं, और उसके बाद गुर्बत में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। महंगाई का इस वक्त जो अच्छे दिन हमें ज़ैनब बता रही हैं वो मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि वो जो अच्छे दिन हैं जो नए पाकिस्तान के लोगों को नज़र आते हैं, या वो हूरों के टीके लगने से नज़र आते हैं, या आपका ऊपर वाला पोर्शन खाली हो तो नज़र आ सकते हैं। क्योंकि 18% महंगाई के साथ हम सब ख़वातीन हैं, हम रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे को। जो महंगाई का आलम इस वक्त है, आप हमारा खून निचोड़ के टैक्स इकट्ठा करके आप आके हमें बादशाह सलामत बताते हैं पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, तो आई एम सॉरी, ये तरक्की हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये किसी आम आदमी के घर में तरक्की नहीं है बेटा। कुछ लोगों को बिल्कुल नौकरियां मिली हैं। स्टेट बैंक का वॉइसराय आया है हमारे मुल्क में हुकूमत करने के लिए, कुछ 3-4 चमचे लाए हैं ये बाहर से हमें, इन्होंने बताया ये था कि 200 लोगों की माशी टीम इनके पास तैयार है, बस आएंगे और पाकिस्तान जो है वो अचानक से रॉकेट फ्लाइट आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। मैडम ज़ैनब अब इसमें ऐड करेंगी ताकि मैं मैडम फ़ाइज़ा और मैडम आमना उल्फत की तरफ जा सकूं। आप इससे एग्री करती हैं कि अभी तक कुछ दे नहीं सके? देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ के ऊपर हम आके जब बैठे हैं ना, तो हम किसी भी सियासी जलसे में नहीं हम आके बैठे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी यहाँ के ऊपर बेटियाँ और बहनें बैठी हुई हैं, वो यहाँ से जो ये मीडिया के ऊपर मिस स्टेटमेंट्स होती हैं, ये वो सब चीजें लेके ना जाएं। बिल्कुल ठीक है। और ये जो कहना कि महंगाई का हमने तूफान लेके आए हैं, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है।
बात यह है कि चोर भी कहे चोर चोर और चोरों से खबरदार रहिए, तो इस चीज को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बात यह है कि अगर आपने सिर्फ खवातीन के लिहाज से बात की है कि 18% और हम महंगाई में पिसी हुई खवातीन हैं, तो ये बात आप याद रखें कि आप मुझसे अभी मेरे से दोबारा बात होगी, मैं आपको बताऊंगी कि हमारे हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब खवातीन के लिए क्या क्या कुछ कर रही है, जिससे आप शायद अवेयर नहीं है। आप देखिए महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में हो रही है, पूरी दुनिया में कोरोना है। आपको महंगाई लगती है? देखिए मैं बिल्कुल ये सवाल ही वो जो बच्ची का सवाल है उसको लेके आगे चलें या वैसे जनरल बात करें। मेरी बहन जो बात कर रही है बड़ी हैरत हो रही है कि कौन सी वाली बहन? मैडम फायजा या मैडम अज़मा? मैडम ज़ैनब या मैडम अज़मा? ज़ैनब की बात कर रही अच्छा। कि ज़ैनब ने कहा कि जी नज़र नहीं आता और ये नहीं होता कि आप एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाना शुरू कर दें कि ये चोर हैं या ये फलां हैं। नहीं, आप अपनी कारकर्दगी की बात करें और आप ये बताएं आवाम को, जो आवाम यहाँ बैठी है, आपकी ऑडियंस है ये, और इनको बताएं आपने क्या अभी तक डिलीवर किया है। और आप कह रही हैं महंगाई पूरे पाकिस्तान में, हम लाहौर की तो बात ही नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि महंगाई क्यों है। ठीक है, महंगाई किसी हुकूमत की माशी नाअहली जो है, उनकी जो पॉलिसी है उसकी नाअहली की वजह से महंगाई होती है। जब प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ काम नहीं करती, जब सूबे का वज़ीर आला जो है वो बेखबर रहता है, वज़ीर आज़म वैसे ही बेखबर हो, तो मैं समझती हूँ कि कोई भी मुल्क हो, अगर वहाँ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला इस तरह सोए रहेंगे जैसे पाकिस्तान के और पंजाब का वज़ीर आला है, तो वहाँ पे इसी तरह के हालात हैं। बेखबरी की बात आपको बताऊं मैडम, आमना उल्फत मुस्कुरा रही हैं, आपके लिए तो वैसे बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, साथ देना भी है और फिर इस तमाम सवाल जो यहाँ से उठते हैं उनको फेस भी करना है, क्या करेंगी आप? शुक्रिया ज़ोएब। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी जमात इस्लामी के इस इतना ज़बरदस्त फेस्टिवल और ये प्रोग्राम अरेंज किया, और आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे आवाम की राय और उनके सवालात का जवाब देने का सिलसिला। बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नेंस के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, और चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही साहब की तरफ से रोज़ाना इस किस्म के बयानात आते हैं कि महंगाई है, खुदा के लिए आवाम का सोचें, बच्चों के दूध का सोचें, उनके लोगों की रोटी रोज़ी का सोचें। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। देखें, जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होगी आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, ये मानती हैं आपके गवर्नेंस ठीक नहीं है? नहीं है ठीक, इसमें लेकिन फिर भी साथ देना है? नहीं, साथ हमने देना है। देखें, 5 साल का मैंडेट लेके कोई भी हुकूमत अगर आती है, अगर आप वक्त से पहले कोशिश करें कि जी इसको हुकूमत को तोड़ दिया जाए, उसमें भी नुकसान है। ठीक है, डिलीवर 5 साल के बाद ही फैसला होना चाहिए, ये एक असूल की बात है। हमने उनकी तमाम जहाँ जहाँ कमियां कोताहियां हम निशानदेही करते चले आ रहे हैं। अच्छा, हम करते रहेंगे, बिल्कुल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको कहीं रास्ते में तना छोड़ेंगे। हम उनकी राय देंगे, उनकी पूरी उसमें उनको पूरी उनकी मशवरा देंगे, उनको गाइड करेंगे। चलो, ये तो अब इन पे है ना कि ये मशवरा लेते हैं कि नहीं लेते मैडम ज़ैनब, उसमें भी आएंगे, लेकिन हमारे होस्ट हैं जिब्रान भट्ट साहब, उन्होंने तमाम मेला सजाया है और उस मेले में हम आए हैं। तो जिब्रान भाई क्या ऐड करना चाहेंगे? आपने सारी बात सुनी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका भी, और मैं तमाम जो हमारी मेहमानान आई हैं मोअज़्ज़ज़, उनको वेलकम करता हूँ। जमात इस्लामी ने ये जो मेला सजाया हुआ है 4 दिन का, इन हमारे ये मेहमान हमारे माथे का झूमर है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और चूँकि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मौजूद हैं, हमारे एनए के कैंडिडेट सूफ़ी खलीक भट्ट साहब जिनकी सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है, मैं अपने हलके का भी एक मुद्दा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हमारी ये बंद पार की आबादी है, ठीक है, वहाँ पर एक फ़र्द जब अपने बाप का जनाजा कंधे पर उठा कर जा रहा हो और खुले हुए गटर के अंदर उसके बाप की मैयत गिर जाए, तो वो ये पूछता है कि मैंने इसका शिकवा किससे करना है? जो मेरे इस हलके से 3 बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना है, क्या मैं उसका गिरेबान पकड़ूं? वो मुझसे ये सवाल करता है कि भट्ट साहब मुझे बताएं, क्या मैं उसकी बात करूं कि जिसने मैं तब्दीली का नारा देकर झांसे में लिया? वो मुझसे ये पूछता है कि मेरे बच्चे के लिए, गरीब के बच्चे के लिए आज मुंह में निवाला डालने के लिए नहीं है, मैं किसके पास जाकर शिकवा करूं? तो मैं ये समझता हूं कि मैं अपने इस हलके की भी आपके सामने ये केस प्रेजेंट करता हूं कि इस महंगाई ने गरीब को इस कदर परेशान कर दिया है, वो अपने बच्चे की स्कूल की फीस नहीं दे सकता। और आखिरी जुमले के तौर पर कि ये कोई तब्दीली नहीं है कि अब आप नाअहलों से हुकूमत लेकर किसी पुराने बददियानत को दे दें। तब्दीली ये है कि आप किसी
अमानत लेकर किसी अमानतदार के हाथ में, क्योंकि वोट एक गवाही और अमानत है, हकीकी तब्दीली ये है कि नाअहल से लेकर अहल के हाथ में और अमानतदार के हाथ में, जो जमात इस्लामी की क़यादत की सूरत में आपके सामने मौजूद है। आखिर में एक बार फिर अपने तमाम मेहमानों को मैं वेलकम करता हूँ। शुक्रिया जिब्रान भट्ट साहब। जिब्रान भट्ट साहब में इनके वालिद मरहूम हाफिज सलमान भट्ट साहब की झलक मुझे दिखाई देती है, लेकिन जो बात उन्होंने की अब इसको कुछ ऐड कर दें। अच्छा, इस पे ऐड करना चाहती हैं? क्योंकि मैडम अज़मा से इसलिए पूछना चाहता हूँ कि 3 साल पहले ये थे। हाँ बताएं। कैसे मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। क्योंकि इन्होंने पंजाब में हुकूमत की, आपके बकौल 10 साल की, और वो बंद पार का एरिया इनके दौर में भी खराब था। बिल्कुल ठीक। मैडम अज़मा, इनको रिस्पॉन्ड करें। बंद पार के लोग तो उस वक्त भी परेशान थे। जी दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, पहले तो गुजारिश ये है कि कोई भी गटर जो है वो मुस्तकिल 10-10, 100-100 साल के लिए नहीं होते। यही वो काम है जो लोकल बॉडीज़ के इदारों को, उनके नुमाइंदों को करने चाहिए थे। हमारे जो नए पाकिस्तान की हुकूमत आई, उसने सबसे पहले आते पहला काम ये किया कि इदारे, जो बल्दियाती इदारे हैं, उनको पैकअप करके घर भेज दिया था। हमारे पंजाब के अंदर पिछले 2 साल में कोई बल्दियाती इदारे मौजूद नहीं थे। पहली बात, बंद पाक के इलाका के यकीनन मसाइल हैं, बिकॉज वो कोई ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी नहीं है, वो किसी नक्शे के उसके बगैर जो है वो बनाई गई थी। सो इसलिए यकीनन वहाँ मसाइल मौजूद हैं। इस वक्त हम अपोजिशन में हैं, हम तो सिर्फ जेलें भुगत रहे हैं। और वाकई ज़ैनब का एक जुमला मुझे बहुत पसंद आया कि चोर भी कहे चोर चोर। जो आटा चीनी चोरी करके खा गए हैं वो हमें बताते हैं कि चोरी किसे कहते हैं। जिन्होंने हुकूमत में आने से पहले ज़कात और खैरात खाई, आज वो कोरोना फंड खा के मुझे बताती हैं कि चोर किसे कहते हैं। और जो दूसरी बात आपकी है, आप चूँकि बहुत बड़े बाप के बेटे हैं और आप को वोट की एक सेंटिटी का आपको मालूम है। अगर पाकिस्तान की अवाम आपको जमात इस्लामी को वोट के ज़रिए मुंतखब करे सर आँखों पर, लेकिन अगर आप नहीं मुंतखब हो पाते तो दूसरे को बदयानत और ये लुकमे अगर वो ना दिए जाएं तो बेहतर है। हमें इस सियासत से आगे बढ़ना चाहिए। जो जिसने किया है उसको वो परफॉर्म करके लोगों को दिखाना चाहिए। लोग चाहे वोट डालें, लोग चाहे वो रिजेक्ट कर दें। आपका पॉइंट आ गया, लेकिन बल्दियात वाली बात बड़ी खूबसूरत की आपने। वैसे आपके दौर में बल्दियात में बेचारे कमजोर ही थे। मेयर साहब, कर्नल मुर्शिद जवेद साहब, मुझे काफी वक्त गुजरा उनके साथ। मैडम ज़ैनब उमैर, आप रिस्पॉन्ड करें। जी, मैं असल में आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ों के ऊपर रिस्पॉन्ड करना तो आपको पता ही है रूटीन की नहीं आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बातें नहीं, अगर वो उस पर जवाब दूंगी तो फिर बात काफी लंबी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि अगर आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और मुझे आज मौका मिला है तो मैं यकीनन अपने बहन भाइयों को वो बातें ज़रूर इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, और इस तरह की बातें करके हम इस चीज़ को ट्रैक को ख़राब ना करें। आपने जिस जगह के इलाके की बात की है, क्योंकि हमारे यहाँ के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ जो हैं वो हमारे यहाँ के ऊपर काम कर रही है, उसको हेड करते हैं हमारे मिनिस्टर शफकत महमूद साहब। अभी रिसेंटली हमारी एक ये मीटिंग हुई है और उसके बीच में हर इदारे के लोग जो थे वो हमेशा हर दफ़ा मौजूद होते हैं, और आपने जिस इलाके का जिक्र किया ख़ास तौर से उसको हाईलाइट किया गया है। और जो वासा के इशूज़ थे, जो गटर की आप बात कर रहे हैं और जो जनाजे उठाने वाली बात कर रहे हैं, और एक खसूसी तौर के ऊपर जो हमारे वाइस चेयरमैन है शेख इम्तियाज़ साहब, उनको इसका टास्क दिया गया है कि आपने इसको ठीक करना है। सो इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है कि जब हम अगली दफ़ा कभी हमारी इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो रिसेंटली आपका ये मसला यकीनन हल होगा। और ये आपका ख्याल है, लोगों का ये ख्याल है कि शायद PM CM सो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि PM साहब ने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है सोच के कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। और देखिए, जो CM साहब की ये बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात लाहौर के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि वो दिल पे हाथ रख के इस बात का जवाब देंगे इन सब लोगों के सामने बैठ के कि इससे पहले जब भी लाहौर में बारिशें होती थी, आप लोगों ने देखा कि वो लंबे बूट और तिरछी टोपी और खादिम आला हमेशा पानी के अंदर आपको खड़े पाए गए, और आपने वो एक लंबी लंबी ये वाली फ़ोटो और वो वाले सारे आपके जो आपने वो शशके देखे। इस दफ़ा आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि लाहौर में पानी खड़ा क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि आपके वाटर रिजर्वायर के 5 यूनिट अंडरग्राउंड बन चुके हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, जब मैं ब्रेक लूँ तो आप भी समझना है, क्योंकि हम एक लाइव एनवायरनमेंट में हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो गलत भी होती हैं, सही भी होती हैं, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक तमाम इंफॉर्मेशन बराह रास्त पहुँचे और आप ये मौक़िफ़ जो है सुन सकें। मैडम ज़ैनब उमैर साहब, आप बात कर रही थी, प्लीज़ अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी, अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे, मैंने पहली बात तो हाईलाइट की थी, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं ना कि जी नाअहल है और इन लोगों को शायद पता नहीं है गवर्नेंस के इशू हैं। देखिए, बात ये है कि आप इससे पहले तो हम सिर्फ और सिर्फ ये सुनते आए और ईंटें पत्थर और रोड्स के बारे में हमने सुना है।
आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि मैं वैसे हमने आपसे सुना है। नहीं, जो इससे पहले हम वाली बात हमने आपसे सुनी कि जो बन रही है इस वक्त नहीं, जो बनती थी आपने कहा था कि वो ये सड़कों पे लगाते हैं, इंसानों पे पैसा लगाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक बात, ये बात जो है इसमें कोई दो राय नहीं है, इंसानों पे पैसा लगाना चाहिए। पैसा इंसानों के ऊपर नहीं लगाया गया। और आपको मैं बताऊं कि बेशुमार स्कूल्स की बिल्डिंग जो है वो बनी पड़ी थी, लेकिन वहां के ऊपर कोई बच्चे मौजूद नहीं थे। ये जो आप बात कर रहे हैं इस वक्त तकरीबन, मैं शायद मेरे पास एग्जैक्ट फिगर ना हो, लेकिन 6,500-7 हज़ार से ज्यादा स्कूल्स की अपग्रेडेशन हुई है। आपके इस पंजाब के बीच में 9 तकरीबन यूनिवर्सिटीज बनी है। आपकी हर बात पे मुस्कुराती नहीं, वो हर बात पे मैं उनका जवाब दूंगी, बेशक वो अच्छी बात है, मुस्कुराना चाहिए, अच्छी बात है। और ये जो यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको एक एक यूनिवर्सिटी गिनवा सकती हूँ। एक बहुत बड़ा मसला जो हमेशा से रहा और वो था मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल आपके रिमोट एरियाज के अंदर बनाए गए, जहाँ के ऊपर एम्बुलेंसेज भी कभी काम नहीं करती थी। आप ये जो खवातीन के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आप खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए बैंक से आप एक यूथ जो अपना आपका प्रोग्राम है, जी जरूर आप सवाल करें मेरे से, पहले सुन लें। हाँ, मेरे से आपके जो यूथ प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर खवातीन के लिए, अभी मैं आपको बताऊं कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान, नहीं मैं ये बात बताना चाहती हूँ, मैं चाह रही हूँ कि बात इन तक पहुंचे, क्योंकि देखिए आप बात काटते रहेंगे और वही पुरानी बातें अगर ये बातें सीएम साहब भी करते हैं। नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ, कोई भी यहाँ पे बैठी खवातीन है, क्योंकि प्रेसिडेंट पाकिस्तान से भी अभी हमारी रिसेंट मुलाकात हुई थी और उन्होंने यही बात हमसे वो शिकवा कर रहे थे कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची कि यूथ लोन के अंदर खवातीन के लिए खसूसन बगैर सूद के लिए उनकी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कर्जा रखा गया है और सिर्फ 3% खवातीन ने उसको यूटिलाइज किया है। और आप खवातीन अगर अपने आप को एम्पावर्ड समझना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, इसके साथ में अगर स्किलफुल भी होना चाहती हैं, तो टैफ्टा की बेशुमार ट्रेनिंग्स हम लोगों ने स्टार्ट की हैं और जो सोशल वेलफेयर के अंडर हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ खवातीन बात करना चाह रही हैं आपसे। जी जरूर, मैं सवाल ले लूं। मैं भी आवाम हूं, मेरा भी सवाल है। आवाम समझती है बिल्कुल। हम हुकूमत इतनी हमारी छोटा सवाल पूछिएगा ताकि कोई और बात कर ले। हुकूमत हमारी इतनी करीब है, जो 6,000 स्कूल उन्होंने कहा वो नहीं थे। मुझे ये बता दें टोटल पंजाब में सरकारी स्कूल कितने हैं? देखिए ये बात मेरे पास तो फैक्ट्स दिए हैं कि सरकारी स्कूल कितने हैं। आपको ये पता है मैंने ये सवाल आपको मैंने पहले आपको बताया कि मेरे पास एग्जैक्ट फिगर है, बट आई कैन गिव इट। यही तो बात है, फेक बात है। एक तो मैं चाहती हूँ कि आप नेक्स्ट प्रोग्राम ज़ैनब के साथ हमें लेके चलें और हम नहीं, हम वो रेजन भाई भी देखेंगे और हम वो बच्चों और औरत के लिए जो हॉस्पिटल बने हैं वो पंजाब के किन शहरों में बने हैं। जी मैं बता नहीं, वो पुराने हॉस्पिटल बने हुए हैं, ये क्या कर रहे हो? वो नहीं पूरे पंजाब में कोई एक नया अस्पताल 3.5 साल में नहीं बना। मैं चैलेंज कर रही हूँ, क्या हमारे जो क्या हमारे PC1 बने हुए थे, जो हमारे एक्सटेंशन के प्रोग्राम थे, उसको इम्प्लीमेंट जरूर किया होगा। कोई एक पिछले 4 साल की बजट स्पीचेस निकाल के देखो। हर साल 9 अस्पताल हम बना रहे हैं, वो अभी तक खला में बन रहे हैं। कोई एक नया अस्पताल PKLI हमने बनाया, तबाह कर दिया। हमने बन सेंटर बनाया, जना अस्पताल का तबाह कर दिया। हर अस्पताल तैयब और दगान बनाया, तबाह कर दिया। नेशनल हॉस्पिटल का फेज 2 बनाया, तबाह कर दिया। आप मैडम फायजा देखें, पहली बात इन्होंने की, उस्मा ने भी कहा कि लोकल बॉडीज नहीं थी। नहीं, वो हॉस्पिटल जो है ना, मैं उसका ऐड कर दूं। ये हम जाएंगे, हम विजिट करेंगे ज़ैनब के साथ, ये इस पे एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करेंगे। नहीं, लेकिन कागजों में चेक करोगे कि वो प्रोजेक्ट किसका, इनके मुकद्दर में हमारे मंसूबों पे तख्तियां लगाना लिखा है, वो ये करते रहेंगे, वो ये करते रहेंगे, मुझे खुशी होती है। मैं एक बात ऐड करूंगी, जो मर्जी ये लोग कहते रहे, चौधरी परवेज इलाही के दौर को नहीं भुलाया जा सकता। जो काम उन्होंने कर दिए हैं, किसी भी सेक्टर को उठा के देख ले, हेल्थ को देख ले, वुमेन्स एम्पावरमेंट को देख ले, आप एजुकेशन को देख ले। चौधरी परवेज इलाही को आज कहते हैं ना, तुम्हारे खल्क को नकारा है खुदा समझो। आज लोग कहते हैं कि काश हमारा याद कर रहे हैं चौधरी परवेज इलाही को। ये देखिए ये जो तालियां है, ये जो तालियां इस चीज की गवाह है कि लोग चौधरी परवेज इलाही साहब के कामों को याद कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक मुख्तसर सी बात, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। मेरे भाई ने अभी बात की थी कि बंद पार इलाका हल्का ने 133 का इलेक्शन, अभी बाई इलेक्शन गुजरा है, उसकी जो सड़कें गलियां हैं वो भी आप तो कह रहे हैं ना कि जनाजा लेके गुजरना, वहाँ से तो गुजरना ही मुहाल है। मतलब हम दिन रात उन गलियों में रहे हैं। ये पूरे लाहौर देखें, सिर्फ मेन सड़कें जो हैं
उनकी तज़ीनो आराइश कर देना या मेन बड़ी बड़ी सड़कें बना देना जो है वो काफी नहीं होता। ये मैडम अज़मा को आप और बताइए, तमाम MPs इलेक्टेड है। 3.5 साल से हम हुकूमत में नहीं है, क्या हो गया? अब ये 3.5 साल का जवाब भी उस्मा बुखारी देगी। वो तो नए पाकिस्तान से ले लो ना, वो तो नए पाकिस्तान से ले लो ना। 133 का सबसे बड़ा मसला वो नाला था जो मेरी हुकूमत ने ठीक किया था। एक बेटी सवाल पूछना चाह रही। जी बेटे पूछो। मेरा सवाल जैनब साहिबा से है कि क्या यहाँ रियासत मदीना का नाम बदनाम नहीं किया जा रहा? क्या वहाँ सानिया साहिवाल, सानिया मरी जैसे वाक़यात हुए थे, और अगर हुए थे तो क्या उनको सज़ा नहीं दी जाती? अच्छा बेटे, पहली बात तो ये है कि मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब देती हूँ, और सिर्फ एक यहाँ के ऊपर मैं कमिटमेंट लेना चाहती हूँ बैठी हुई ख़वातीन से और ज़ोए भट्ट से। ये जो अभी इन्होंने कहा ना कि जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, जो मदर एंड चाइल्ड केयर की बात कर रहे हैं कि नहीं बन रहे, राजनपुर में, मियांवाली में, मियांवाली मेरा होम टाउन है, यहाँ के ऊपर ये मुझे एक कमिटमेंट यहाँ पे देंगी, मेरे साथ जाएंगे और ज़ोएब इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। और अगर ये जच्चा बच्चा हॉस्पिटल फेक हुए, इनके ये नाई बन रहे हुए, तो ये इसी प्रोजेक्ट, और अगर ये इनके प्रोजेक्ट हुए, अगर ये इनके प्रोजेक्ट हुए तो ये ज़ोहेब के प्रोग्राम में ये बैठी हुई यहाँ बैठ के माफी मांगेगी। आज कमिटमेंट मैं लेके जाऊंगी। नहीं तो मैं तो मांग लूंगी, एक मिनट, मैं तो मांग लूंगी। अगली बात में आप की गारंटी दे दे, मैं तो मान लूंगी अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं गलत मैं कमिट कर रही हूँ, मैं चैलेंज कर रही हूँ। दूसरी बात जो आप कर रही है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा इशू है, और जिन जगहों के ऊपर ये राजनपुर और इन छोटी जगहों पे जहाँ ये बन रहे हैं हॉस्पिटल, ये आप उन लोगों से पूछ। अच्छा, आपने जो रियासत मदीना की बात की है बेटे, बात ये है कि जो रियासत मदीना में रोल अगर मेरा है ना, तो उसमें आपका भी उतना ही रोल है, और अगर इसमें ज़ोहेब भट्ट का भी उतना रोल है और इन लोगों का भी उतना ही रोल है। जो आप बात कर रही हैं कि रियासत मदीना का नाम गलत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, देखें, अगर मैं एक अच्छी बात कहती हूँ और अगर मैं अच्छा कॉन्सेप्ट देती हूँ, तो मुझे चाहे वो किसी के मुंह से क्यों ना हो, वो चाहे अज़मा के मुंह से क्यों ना हो, अगर ये कोई अच्छा कॉन्सेप्ट देती हैं तो मुझे उसका साथ देना चाहिए। सो रियासत मदीना बनाना, बात कर रही है वो बच्ची ने इंसाफ की बात की है। अच्छा, आपने जो इंसाफ की बात की है, देखें, जहाँ तक आप सानिया मरी की बात हुई है, उसमें 2, 3, 4 ऐसे वाक़यात हैं जो उसमें जो इसके एलिमेंट्स हैं। ये हमारी पंजाब असम्बली की पूरी डिबेट हुई है, और उस डिबेट के अंदर हमने खुद बात की है। नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, उसके ऊपर उन्होंने जो इससे पहले इसको फोर्सी नहीं किया, वहाँ पे मौजूद नहीं थी, उन सब लोगों को सजाएं वहाँ के ऊपर दी गई हैं। उनको वहाँ से, ये बात नहीं है कि उनको वहाँ से मुअत्तल भी किया गया और उनके ऊपर इसमें हम इस तरह कर लेना कि हर बार टीम बदल के कप्तान बदल के देख लें। नहीं, देखिए ये बात नहीं है, ये बात नहीं, कप्तान की बात नहीं है। नहीं, कप्तान बिल्कुल ठीक है आपका, बिल्कुल कप्तान आपका ठीक है। कौन सी कप्तान की बात कर रही हैं? मैं दोनों कप्तानों की बात कर रही हूँ, पंजाब के कप्तान की भी मैं बात कर रही हूँ, और मैं ऊपर भी कप्तान की बात कर रही हूँ। वो हर बार कोई ना कोई डिबैकल हो जाता है तो वो टीम बदल देते हैं। मैंने कहा एक दफा कप्तान बदल के देख लो। नहीं देखिए आपको उसके सम्राट नहीं कभी भी मिलेंगे। अच्छा, जब तक हम अपने आप को बदल के नहीं देखेंगे। उस्मान बुज़दार साहब के सम्राट तो मिल रहे हैं हमें। नहीं, उस्मान बुज़दार के सम्राट बहुत बेहतरीन है आपके पास। ऐसा देखें, इससे छोटा मैंने एक सवाल लेना मैडम, सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, सियासत करना सियासतदान का हक है, ठीक है, लेकिन क्या मेरा सवाल यह है कि क्या इमरान खान रियासत मदीना बनाने का दावेदार होने का कम से कम दावा भी करने के काबिल है? क्या इमरान खान को रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए? कहाँ इमरान खान, कहाँ रियासत मदीना को खुदा का खौफ करें, ये मजहब कार्ड खेलना छोड़ दें। इमरान खान और रियासत मदीना दो बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। रियासत मदीना वो मदीना वाले बना सकते थे, ये बनाएंगे रियासत मदीना। ये किस तरह से आप लोगों को मजहबी जज्बात उखाड़ के आप वो करने की कोशिश करते हैं? कम से कम इमरान खान देख ले और रियासत मदीना का नजरिया ही देख लें कम से कम। एक और सवाल लेना चाह रहे हैं, एक और सवाल। वो बंदा खड़ा हो गया, बड़ा पुराना आदमी, सवाल करें भाईजान। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल इन चारों हमारे लीडरान से है। 75 साल हो गए हैं, किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें? कभी इनकी भी सुनते हैं, कभी इनकी भी सुनते हैं, कभी इनकी भी सुनते हैं। मैंने अज़मा बीबी को बहुत सुना, अज़मा बीबी की बातों पर अमल करते करते मुझे अल्लाह ने मौका भी दिया लीडरशिप पे करीब 5 साल काम करने का भी। लेकिन जो हालात हमें अज़मा बीबी पहले बताती थी ना, उनकी इंडियन दोस्तियाँ, उनकी रॉ के साथ मोहब्बतें, उनके बाकी मामलात और उनके लाहौर शहर की खिदमत, और आज तक गलियाँ नहीं बनती। 75 सालों में 35 साल आपकी हुक्मरानी रही,
फिर एक कभी मेरे छोटे भाई ने भी नहीं 35 साल वो दूसरे भी थे बीच में ना, वो थे यही थे ना, यही थे ना जी। और अभी फिर आने वाले हैं ये भी, जिनको 3 साल में हमें बताया है कि हमारी जमहूरियत का बेड़ागर जिन्होंने किया, उनकी तरफ से ना सिर्फ दोस्तियां हो रही हैं, इशारे हो रही हैं, देखिएगा 3 हफ्ते में क्या होता है वो भी नजर आ रहा है आपको। चले सवाल मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, मुझे अज़मा बीबी की एक बात समझ नहीं आई कि एक सवाल किया गया कि भाई ना अहलों से लेकर तो बदयांतों को देने की बजाय अहल लोगों को दें, लेकिन अज़मा बीबी क्यों भड़क गई हैं बदयांतों पे? बदयानत तो नहीं कहा उनको किसी ने भी। मैडम अज़मा जी दुरुस्त। देखिए बहुत शुक्रिया भाई, आपने मुझे इतना याद रखा, मैं आपकी बड़ी मशकूर हूँ। लेकिन गुजारिश ये है कि आप कोई नहीं होते हैं किसी को बदयांती का और किसी को दयानतदारी का सर्टिफिकेट देने का। इस मुल्क में जिस तरह से दयानत और बदयांती इस्तेमाल की गई है, ये पाकिस्तान के लिए पहले ही बहुत बड़ा अलमिया है कि इमरान खान जैसा आदमी सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। दूसरी बात, आप जो मेरी बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। जो गुफ्तगू मैंने की, पीपल्स पार्टी ने मुझे यही सिखाया था, जो पीपल्स पार्टी ने मुझे सिखाया था मैंने बता दिया। लेकिन मैं महसूस करती हूँ आप मुझे बात करने का मौका देंगे जी। मेरे से सवाल हुआ था, बड़ी मेहरबानी। सो मैं आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहती हूँ कि हम स्टेज से आगे निकल आए। और मैं समझती हूँ कि अभी इमरान खान से मुझे निहायत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। इमरान खान एक आंख नहीं भाता, लेकिन हमें ये मजहब कार्ड, ये गद्दारी कार्ड, ये तमाम कार्ड्स एक सियासतदान को दूसरे के बारे में नहीं जारी करने चाहिए। और अगर अब भी हम सीख लें तो बेहतर है। और मैं अपने इस बयान के ऊपर कई दफ़ा माजरत कर चुकी हूँ, आप तक अगर नहीं पहुंची तो मैं आपसे बिलमुशाफाना माजरत कर लेती हूँ। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। लेकिन इसकी बहुत सारी और बातें भी हैं। अब कौन कौन किस किस के हाथ पे कहां इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान की तारीख बड़ी तल्ख है मेरे भाई। बिल्कुल ठीक कह रही है। उस तारीख में चली जाऊं तो फिर वो मेरा ख्याल है वो और हो जाएगा। मुशर्रफ को यहाँ कौन लाया था, कौन किसके कंधे पे था, वो मेरा ख्याल अब रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ज़ैनब साहिबा से है, क्या इख्तिसाब के नाम पे इंतकाम तो नहीं लिया जा रहा? ओए होए, ये तो बड़ी अच्छी बात कर दी इन्होंने। एहतसाब के नाम पे इंतकाम तो नहीं ले रहे, क्योंकि मैं ये एक ऐड कर दूं, लोग ये कहते हैं, मैंने सुना है हमारे शो में लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब एक अपनी जाती जंग लड़ रहे हैं और मुल्क जो सा है उसमें नीचे जाता जा रहा है, ये लोग कहते हैं। देखें, पहली बात ये कि इमरान खान की ना कोई जात का इंटरेस्ट है, ना ही उसकी कोई जाती जंग है। नहीं, पाकिस्तान में इंटरेस्ट तो है ना? नहीं, पाकिस्तान में यकीनन इंटरेस्ट है। हाँ, पाकिस्तान में यकीनन इंटरेस्ट है। ये तो अच्छी और बात है। ना ही इमरान खान जो है वो शेर की खाल पहन के गीदड़ की तरह धुन दबा के पाकिस्तान से बाहर गया है, ना ही वो पाकिस्तान। देखें, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि नवाज शरीफ ने गरीबों के लिए बड़े अस्पताल बनाए हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसने अपने लिए कोई अस्पताल नहीं बनाया। वो बीमारी जो कभी ठीक नहीं होने वाली है, मतलब क्या मतलब उस बेचारे के लिए तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, जिसकी अब हम भी सोच रहे हैं कि कोई हॉस्पिटल उनके लिए बनाए। अब वो वहाँ पर बैठ के इलाज करवाना है या वो इफ्तिताह करना है उनका? पता नहीं उनका क्या करना है। हमने वैसे अब उनका करना कुछ नहीं है, आपस की बात है। क्योंकि ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड जैसे उन्होंने हाईलाइट कर दिया, मैं हाईलाइट करना चाहती नहीं थी, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि किसी के बारे में स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। तो एग्जैक्टली आपने भी सर्टिफिकेट दिया कि नवाज शरीफ रॉ का एजेंट है, हम भी ये मानते हैं वो रॉ का एजेंट है आपकी कही हुई बात के ऊपर। नवाज शरीफ आगे चले ना, कारकर्दगी साहब ने जो आप एहतसाब की बात करी है, देखिए मेरी बात सुनिए। नवाज शरीफ साहब ने आप जिनकी बात करी है, एहतसाब किसका हो रहा है, आप पहले ये भी मुझे बताएं। क्या उन लोगों का एहतसाब नहीं हो रहा है? ये जो आटा चीनी चोर की बातें करें, नहीं, हमारे बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो बिल्कुल उन्हें स्टेप डाउन किया है। अच्छा। हमारे कई ऐसे मिनिस्टर जो चीनी की बात कर रहे हैं, चीनी के स्कैंडल के बीच में हमारे बहुत अच्छे अच्छे नाम थे जो हमसे हमारे काम करने वाले, मैं नाम नहीं यहाँ पे लूंगी, आप खुद जाके सर्च करें। उन लोगों ने स्टेप डाउन किया है। अब आप ये देख लें, तरीन साहब का नाम हर जगह लिया जाता है, तरीन साहब का तो बहुत छोटा शेयर है। अच्छा, आप मेरी ये जो चीनी की बातें कर रहे हैं ना, इन लोगों से एक सवाल आप जरूर पूछें। ये राना इकबाल साहब बहुत मोहतरम हमारे मेंबर असेंबली हैं, उन्होंने सवाल उठाया, बहुत सीनियर, बहुत रिस्पेक्ट है मेरे लिए। उन्होंने कहा कि मुल्क से कपास खत्म हो गई। इस सवाल का जवाब भी मुझे उज़्मा ही दे दें उनके बिहाफ के ऊपर कि कपास के खेतों को साफ करके उसमें गन्ना किसने उगाया। हाँ। चीनी जो है शुगर माफिया की बात करती हैं, तो ये छोड़ें, ये बताएं। अच्छा, मुझे पूछ लें अब उनसे, या वो एहतसाब इंतकाम वाली आपने बात की है, ये बिल्कुल सरासर ये उन्हीं लोगों का प्रोपेगेंडा है जिन लोगों का एहतसाब हो रहा है, और इसमें इंतकाम कोई जाती इंतकाम नहीं है। वुमेन के हवाले से
बिल्कुल ठीक मैडम, एक मिनट जो सवाल ले लें। देखिए पहले तो ये है, पहले तो ये है कि ज़ैनब मेरी बातें बहुत मानती है, मुझे पता नहीं था। मैं कह रही हूँ कि इमरान खान से ज्यादा बड़ा करप्ट, नाअहल और नालायक हुक्मरान पाकिस्तान पे कभी मुसल्लत नहीं हुआ, ये भी मान लो, ठीक है, अगर मेरी बात माननी है तो। जहाँ तक एहतसाब की बात है, मुझे ये बताओ, नहीं जहांगीर तरीन जो है और खुसरो बख्तियार वो तमाम फैसले करें। हाशिम जवां बख्त आज भी वजीर खजाना है जिसने इस मुल्क में सब्सिडी देकर चीनी बाहर भिजवाई। मेरे दौरे हुकूमत में मैं चीनी 53 पर देके गए थे आपको, आज 110 पे बिकती है, आपको शर्म नहीं आती? 35 रुपए में आटा मिलता था, अब 70 में मिलता है। और जो आखिरी सवाल था ना, ये मुझे छोड़े, किसी दिन शुगर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर वो कहते हैं कि लंगड़ियाल साहब जो हमारे सूबाई वजीर थे वो सूबाई वजीर नहीं थे, जहांगीर तरीन फैसले करते थे और जहांगीर तरीन के फैसले करने पर शुगर जो है गन्ना काश्त किया गया कपास की जगह पर, और हमारे मुल्क में से कपास खत्म कर दी गई। इसको आज भी हम करते हैं और ये पता चलेगा। अभी केस नहीं बनेंगे जरूर, ये याद रखिएगा। जिस मौके की मुनासबत से हम यहाँ इकट्ठे हुए, हम किसी और तरफ औरतें ये पूछना चाह रही थी, एक बेटी ने सवाल पूछा, एहतसाब या इंतकाम, वो ये मैं उसी पे रिस्पॉन्ड करना चाह रही हूँ कि बेटा ये एहतसाब के नाम पे इंतकाम हमेशा से लिया जा रहा है इस मुल्क के अंदर, और हम सब देख रहे हैं, आप सब ने अखबारों में भी पढ़ा, आपने टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम भी देखे। बड़े हो गए। आज हम इस फेस्टिवल का हिस्सा बने, आपके साथ आए हैं। आज हमें नए सिरे से एक जो है ना कहना चाहिए कि बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब हमें अपनी जंग खुद लड़ने की ज़रूरत है। आज अगर हम घरों में बैठे रहेंगे और सिर्फ टॉक शोज देखते रहेंगे तो मैं समझती हूँ वो काफ़ी नहीं है। ख़वातीन को एहतसाब भी कर रहे हैं, इंतकाम भी ले रहे हैं और निशाने भी बना रहे हैं, और जब लाइव प्रोग्राम में आते हैं आवाम से खिताब फरमाते हैं तो एक चमचा साथ खड़ा कर लेते हैं। वो चमचा अपने मनपसंद लोगों को के नंबर से फ़ोन उठाता है। मेरा सवाल ये है, देखें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस 4 सफ़े लेके वो सफ़े पढ़ते हैं और बताते हैं कि फ़लाँ मुल्क में महंगाई है, इतने साल हो गए वहाँ पर, आज ये जो 3 साल हैं इनमें बहुत महंगाई है। खुदा का नाम लें, उन मुल्कों में महंगाई का आप जब मवाजना अपने पाकिस्तान के साथ करते हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है, ज़ैनब भी बैठी हैं, कि हमारा जो मुल्क है क्या वो मुल्क जो है अपने अवाम को रिलीफ नहीं देते? वो मुल्क जो है वो अपने अवाम को सेहत में भी रिलीफ दे रहे हैं। वैसे भी ये जो कोविड का नाम लेके आप कोविड की चादर ओढ़ के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि कोविड आ गया तो इस मुल्क में महंगाई हो गई। ये सारी बातें अब ख़त्म कर देनी चाहिए। अब मैं आज आपको इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, मेरे भाई बहनें बैठे हैं, इस मुल्क के अवाम के लिए, उनकी माशी बदहाली के लिए जो लोग बेरोज़गार किए हैं इस हुकूमत ने, उन बेरोज़गार ख़ानदानों को बचाने के लिए हमें बाहर निकलना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च कर रही है। मैं आप सबको भी यहाँ दावत दूंगी, जब तक अवाम उसका हिस्सा नहीं बनते। मैडम अभी तो आप इनके साथ जा रहे हैं ना, मैडम अज़मा बुखारी के साथ जा रही हैं ना। देखिए अभी हम आप इनके साथ जा रही हैं, आप सारी पार्टियां मिली हुई हैं। अच्छा मैं आपसे साहब एक बात ये कहना चाहती हूँ, प्रोग्राम का आपका वक्त भी खत्म हो रहा है। जी। देखिए ये प्राउड वुमेन फेस्टिवल है, ठीक है, इसीलिए सारी खवातीन के हवाले से मुझे कहा गया था कि बात ज्यादा होगी। देखिए खवातीन के हवाले से मैं ये कहूँगी कि 2008 के बाद से लेकर आज तक खवातीन के लिए जो काम उस दौर में हो गया उसके बाद से उसको ब्रेक लग गई, उसके बाद से कोई काम उसमें इजाफा होने के बजाय हट जाए आप इनके साथ से, रास्ता छोड़ दें। इनके साथ तो अभी 3 साल से खड़े, उससे पहले के जो तो हुकूमतें आई उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोल बैक किया। मुझे बताया 2008 में चौधरी परवेज इलाही साहब ने 5 वज़रा खवातीन थी और किस तरीके से खवातीन के लिए काम हुए। चले अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पंजाब की वज़ीर आला कोई खातून बने, मैं ये भी देखना चाहता हूँ। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ, एसिड थ्रोइंग मैडम यास्मीन राशिद है वैसे फिर आपने देखा उन्होंने इंतजार नहीं किया, तैयारियों को तो पार्लियामेंट नहीं बनाया किसी ने। बिल्कुल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी हैं, चेयरपर्सन ये खुद है लॉ की स्टैंडिंग कमेटी। पंजाब की तारीख में पहली दफा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हमारे पास वक्त थोड़ा कम है। मेरी ख्वाहिश है कि खवातीन जो सी हैं, देखें हमारी माएँ बहनें हमारे घर में हैं। मैडम वक्त बड़ा खत्म हो गया, इंशाल्लाह इसको नशिस्त अगली नशिस्त में बैठेंगे, जरूर इस पर बात करेंगे। और वो आपके साथ जो वादा किया
है हॉस्पिटल लेके जाने का, वो अब हमें ज़रूर लेके जाएंगे। मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है, ये हमारी माएँ बहनें हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनके नसीब अच्छे करे। ये आज जिस फेस्टिवल में हम आए थे उनमें हम अपनी माँओं बहनों बेटियों को दुआएं दे सकते हैं, उनके लिए अच्छा माहौल, साजगार माहौल पैदा कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये लाइव शो था, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ज़िंदगी, वो कहते हैं ना, इंग्लिश का फ्रेज़ है, इट्स नॉट बेड ऑफ द रोजेज़ ऑल द टाइम। तो ये बेड ऑफ रोजेज़ नहीं होता, इसमें बहुत सारी तकलीफ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरे साथ वो बेयर किया और आप हमारे साथ जुड़े रहे, और मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आपको वो तकलीफ हुई, लेकिन हमने कोशिश की आप तक ये तज्जिया, ये बात, ये पॉइंट ऑफ व्यू जो उनसे है वो बराह रास्त लेके आया जाए। इसमें किसी किस्म की कटिंग ना की जाए, कोई एडिटिंग ना की जाए, लोग सवाल पूछें और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसका जवाब दें। वक्त की किल्लत की वजह से हम थोड़ा सा महदूद हो गए, लेकिन हमने कोशिश भरपूर की कि हम उस वक्त का पूरी तरह इस्तेमाल कर सकें। मेरी दुआ इस मुल्क के लिए भी है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम मुश्किलात, इन तमाम बहरानों से निकलने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे हुक्मरानों को भी ये तौफीक अता फरमाए कि अवाम के भलाई के लिए कुछ सोच सके। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।